तो आप जो टेस्ट लिए थे उसका कॉपी चेक हो गया? नहीं, अभी कहाँ हुआ है, इधर टाइम ही नहीं है। सुबह से इधर उधर कुछ ना कुछ काम ही रह रहा है। बृहस्पतिवार के बाद ही अब। ठीक है, तो जी सर। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? शायद करंट पढ़ रहे थे और सर्किट थ्योरी ही था। केसीएल के भी जी हाँ, सर। फिर केसीएल के भी हुआ था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। तो उसी से आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला, ओपन सर्किट रहा, यानी कि किसी भी सर्किट का एक पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एक क्लोज सर्किट था, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, उसका एक ब्रांच हमें दिख रहा है सिर्फ। लेट्स से ऐसा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसके बीच में हम लोग केबीएल कैसे लगा सकते हैं? जैसे केबीएल हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो है क्लोज लूप के लिए होता है, तो हम लोग ओपन लूप में भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा। ओपन कहने का मतलब ये है कि इसमें करंट बह रहा है और ये किसी भी क्लोज सर्किट का एक ब्रांच होगा, पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट तभी बहेगा जब क्लोज सर्किट रहता है। तो ये उसी का कुछ पार्ट दे रखा है। इसमें दे रखा है कि करंट जो है इसमें इधर से इधर बह रहा है और वाई जो है 5 एम्पियर है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड VA माइनस बीबी। ठीक है, यानी कि VA माइनस बीबी, दो पॉइंट्स जो इन पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको भी हम लोग केवीएल के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। यहाँ जैसे कि पॉइंट ए से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत जो है वही लिखेंगे, पॉइंट ए। जैसे लूप में शुरू करते थे तो जिस पॉइंट से चलते थे वही पॉइंट लास्ट में आ जाता था। यहाँ पे हम ए से शुरू कर रहे हैं, ए के बाद हमें ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे बताओ? सो 4। 36 आंसर। हाँ सर आंसर 36 है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे हमें ये रेजिस्टेंस बता दे कैपेसिटेंस में। क्या? सर कैपेसिटेंस में बताया था ये वाला। हाँ, ऐसा शायद बताए थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए से बी तक लिखेंगे। तो यहाँ पे R1 है यानी कि 4 है, तो यहाँ पे हम ड्रॉप क्या लिखेंगे? 4 × 5 लिखेंगे। प्लस या माइनस? -20। माइनस क्यों? क्योंकि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट हमें दिख रहा है इस डायरेक्शन में, नहीं कि हायर से लोअर हम भी जा रहे हैं। फिर ये बैटरी 4 वोल्ट आ रहा है, तो प्लस या माइनस? माइनस। -4, क्योंकि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं। फिर यहाँ पे -2 × 5, +8। फिर +8, फिर -10। -2 × 5। और ये जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इक्वल टू हम VB लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा VA माइनस VB। सबको सॉल्व करके लिखेंगे तो 36 है। से फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पे हम A पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, तो इसे VA लिख यस लिए। सो। अब ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से लिखेंगे तो जितने भी डिवाइसेस हैं सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हुए चलना है, लूप में ही करते थे। यस सो। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो 4 ओम है, इसमें से करंट कितना जा रहा है? सर्किट 5 एम्पियर है, तो पूरे से 5 एम्पियर ही जा रहा होगा। यस सो। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 20 का होगा। अब ये प्लस या माइनस, तो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो क्या आएगा? माइनस। यस सो। तो -20 यहाँ आ रहा है, 5 × 4। फिर आया बैटरी हमारा 4 वोल्ट का। अब बैटरी में हम किधर से किधर जा रहे हैं? A to B जा रहे हैं, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हायर से लोअर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? -4। यस सो। ठीक है, फिर इस रेजिस्टेंस के लिए तो -10। फिर ये बैटरी है, तो ये लोअर से हम हायर की तरफ जा रहे हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे हम? प्लस। यस सो। और फिर लास्ट वाले के लिए -10। तो VB को हम इस साइड ले आए और सबको जोड़कर दूसरे साइड करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमें मिल गया 36। यस सो।
ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो हो जाएगा। यस सर। यस सर। इसमें और क्या क्या वेरिएशन हो सकता है क्या इस कॉम्बिनेशन? वेरिएशन क्या होगा इसमें? कैपेसिटर लगा देगा, आगे चल के पढ़ेंगे इंडक्टेंस पे इंडक्टर लगा देगा। सर इस कॉम्बिनेशन में अगर ये कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन करके स्टेप पर रहता बीच में तो मतलब नहीं समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हो? सर जैसे वहां पे बीच में दो 4 वोल्ट और 8 वोल्ट के बीच में अगर रेजिस्टेंस का कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता तो क्या फर्क पड़ जाता, दोनों में करंट डिवाइड करके देखते कितना है, ठीक है, या फिर दोनों का इक्विवेलेंट पता कर लेते। यस सर। ठीक है, वो सारे चीज धीरे धीरे सीख आज जब करने लगेंगे तो आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कैसा अगर दिया रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, अगर पैरेलल सीरीज रहा तो हम लोग पैरेलल सीरीज भी सॉल्व करना सीखेंगे। अगर सिंपल रहा तो आराम से वैसे ही कर लेंगे। लूप अगर पूरा है तो लूप में घूम लेंगे। ठीक है। यस सर। सर एक डाउट था। हम्म सो कंडक्टिंग सो जो करंट फ्लो करता है उस केस में कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब करंट फ्लो नहीं करता उस केस में कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये सही है स्टेटमेंट? हाँ, ऐसा क्यों? जैसे कि जब हम लोग करंट फ्लो नहीं करता है तो हम लोग स्टैटिक केस पढ़ रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो स्टैटिक केस के दौरान जब भी जो भी चार्जेस रहेगा उसके सरफेस पे रहेगा, तो यस अंदर सर। जो है सिमेट्रिकल पॉइंट आएगा तो ये सारा इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। लेकिन अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम कंडक्टर के दो एंड्स को किसी दो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्रिएट करके रखे होंगे। यस सर। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस सर। जैसे करंट में हम लोग पढ़े तो ऐसा कंडक्टर था, इसे अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे है कि हम एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा रहे हैं। तो इस केस में कंडक्टर के अंदर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? यस सर। तो जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे एडी लिखते थे हम लोग तो इसमें। पोटेंशियल इस दो पॉइंट्स के बीच का यहाँ भी है, ये जीरो है, इधर जा रहे हैं तो घट रहा है। तो पोटेंशियल हम किसी एक पॉइंट का ले रहे हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं घट ही रहा है। तो पोटेंशियल का अगर हम कर्व बनाना चाहें तो ऐसा ही ना जाएगा, यस सर। तो घट रहा है डिस्टेंस के साथ साथ। सर कंडक्टिंग वायर रहा उस केस में कंडक्टिंग वायर में हम लोग क्या बोले थे कि हर जगह पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम रेजिस्टेंस रहता है, जीरो मानते हैं तो पोटेंशियल सेम रहेगा। उसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कैसा, मतलब उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं? जैसे कि इस केस में हम लोग पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो जीरो। और यहाँ पे कनेक्टिंग वायर को एक्चुअली में हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा होता तो है नहीं। जैसे कि मेन क्या है, कनेक्टिंग वायर है, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ कंडक्टर होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ उसे एज्यूम क्या कर लेते हैं, कोई रेजिस्टेंस लेस है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यस सर। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं ताकि करंट बहे उस, ठीक है, करंट में जो चेंज ना है। लेकिन हम हमेशा ये से जानते हैं कि अगर वायर है जिसे हम कनेक्टिंग वायर बोल रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है ही। यस सर। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ही। ठीक यस है, सर। सर तो सिर्फ हम लोग
रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे नेग्लेक्ट करेंगे, तो चार्ज मूव कैसे करेगा। ठीक है, ये वाला केस हो गया कि पोटेंशियल मान लेते हैं कांस्टेंट है, जैसे कि डाइपोल वाले केस में नहीं आया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था लेकिन पोटेंशियल 0 था। ठीक है, नहीं कांस्टेंट पोटेंशियल था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे ही सिचुएशन यहाँ भी है। यस। ठीक है, और केवीएल केसीएल ये सब तो हम लोग देखेंगे ही आगे फिर से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये सबको आता है, डायरेक्टली लिख दें। यस सर, मत प्रूव कराइए। बोलो, किसी को डाउट है? देवांशु, यस सर। इसमें दिक्कत है? नहीं सर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल 10th नहीं क्लास में सर, जो ये था सब वही मेरा है। अच्छा था 10 क्लास में। ठीक है, ज्योत्सना, ज्योत्सना नो सर। ठीक है फिर तो डायरेक्टली ही लिख देते हैं कि सीरीज में रहता है तो एंड टू एंड कनेक्शन होता है, उसे हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इसमें आर इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना हो तो डायरेक्टली सारे रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम इसे किसी बैटरी से कनेक्ट करके रखे हैं वी बैटरी से, इसके क्रॉस में V1 होगा, इसके क्रॉस में V2 होगा, इसके क्रॉस में V3 होगा। ठीक है, V1 अगर लिखना हो तो हम I इंटू R1 लिख सकते हैं। इस सर्किट में अगर करंट बह रहा होगा तो सब में करंट क्या होगा, सेम। सेम। सारे रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ से V1 इतना लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू I इंटू R2 लिख सकते हैं, एंड V3 इक्वल टू I इंटू R3 लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि करंट जो होता है सब में सेम होता है। तो कभी कभी हो सकता है कि ब्रांच का कुछ पार्ट हमें मिले और उसमें सिर्फ करंट दिख रहा हो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना मन ना कर रहा हो, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, यहाँ से करंट आई जा रहा है, हमें V1 और V2 पता करना है, तो डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं हम लोग V1 इक्वल टू I1 I इंटू R1 I इंटू R2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल वाले में दिक्कत होगा। इसको क्या होगा, ठीक है। n इक्वल कनेक्टेड होगा तो R इक्विवेलेंट हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, NR। NR। यस सर। ठीक है, सेकंड, अगर हम जितने भी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो क्या इक्विवेलेंट जो भी होगा, जो सबसे लार्ज होगा उससे भी ज्यादा आएगा। यस सर। ठीक है, यानी कि R इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, जो सबसे लार्ज होगा उससे भी ज्यादा इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि हम उसमें कुछ ना कुछ जोड़ ही रहे हैं। ऐसा अगर हमें मिल जाए, मान लेते हैं कि कोई भी ब्रांच का पार्ट है, ऐसा सिंपल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं किसी ब्रांच का पार्ट है, मिल गया हमें, तो ये V1 है, ये V2 है।
हम यहाँ करंट फाइंड नहीं करना चाहते हैं, तो V1 कैसे लिख सकते हैं? So R1 divided by R2 plus R1 into V. क्या आ जाएगा बोलो? वही R1 बाई R1 R1 प्लस plus R2 इंटू V। V. ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो तो V बाई R1 प्लस R2 और कुछ नहीं आई दिख रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो लिखे वही है, बस आई यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, लेकिन दिख वही रहा है कि V बाई R1 प्लस R2 है, जो और कुछ नहीं आई ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो एंड पॉइंट से ही सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। Yes, sir. ठीक है, आर इक्विवेलेंट इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बाई आर इक्वल टू 1 by 1 बाई R1 1 plus बाई 1 1 आर by टू R2. प्लस 1 बाई आर। 1 by R3. ठीक है, इसमें से अगर करंट आई बह रहा है तो इन तीनों ब्रांच में हम बोलेंगे कि करंट सेम नहीं जा रहा होगा, अलग अलग जा रहा होगा, और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से हम लोग बोल सकते हैं आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, I3 होगा। ठीक है, ये अगर भी है तो सारे के क्रॉस में हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी ही दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें हमें दिख रहा है क्या, कि जितने भी रेजिस्टेंस है सबके क्रॉस का पोटेंशियल ये सेम है। ठीक है, यानी कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में करंट सब में सेम होता है। नोट किया पॉइंट्स है। पहला, फॉर टू रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। R2. फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस आर R by इक्विवेलेंट N. कितना हो जाएगा, R बाई n। ठीक है, जितना नंबर रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। अगर हम मान लेते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस सबको जोड़ दिए, मतलब कि इस पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दिए, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू So लेस different देन resistance. द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऐसा होगा क्या, बोलो? Yes, sir. जैसे मान लो कि एक 1 ओम कनेक्ट किए हैं और एक 100 ओम कनेक्ट किए हैं, तो इन दोनों को अगर हम पैरेलल में सीरीज में अगर लिखेंगे तो सीरीज में ये कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट 101. 101, और पैरेलल में लिखेंगे तो 100 by 101. So 1 by R1 R2 बाई R1 प्लस R2 100 बाई 101, क्या लेस देन 1 है? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, यानी कि अगर हम जितने भी रेजिस्टेंस दिए हो, अगर हम उन्हें सीरीज में जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट आएगा, जो सबसे बड़ा है उससे ज्यादा आएगा, और अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट इतना आना चाहिए, तो बताओ क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं 3 ओम के रेजिस्टेंस है, पूछ लेगा कि 9 ओम कब आएगा, 12 ओम कब आएगा, 2 ओम कब आएगा, तो खुद से डिसाइड कर लेना है कि ज्यादा है कम है बीच में है। अगर एन आर से ज्यादा रहा, यानी कि जितने भी सीरीज में सबसे बड़ा है उससे ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि सीरीज में था। तो सीरीज वाले तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं, और पैरेलल वाले में जो सबसे छोटा है उससे भी कम है, यानी कि सारे के सारे पैरेलल में होंगे।
बीच में कहीं आ रहा है तो हो सकता है कुछ पार्ट सीरीज में रहा हो, कुछ पार्ट पैरेलल में रहा हो, तो उस तरीके से करके डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। इसमें पाई का रेशियो कैसे निकालें? हाँ, सर हर एक रेजिस्टेंस पे आई सर पाई डायरेक्ट का रिलेट करें। हेलो, यस सर। सर डायरेक्ट आई और वी को रिलेट करेंगे तो आई और आर को रिलेट करेंगे। नहीं समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हो? आई और आर को रिलेट करेंगे। सर हर एक रेजिस्टेंस पे आई कैसे रिलेटेड होगा? डायरेक्ट बिना पोटेंशियल निकाले हर एक रेजिस्टेंस। सर ये कर रहे हो क्या, किधर से अगर करंट आई गया तो आई वन कैसे निकाल यस सर। सकते हैं? हाँ, यस सर। हेलो, हाँ तो क्या यस होगा सर। इसमें? यस पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, यानी कि आई इंटू आर जो होगा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि हम ऐसा है तो आई वन इज टू आई टू क्या होगा? 1/R1 इज टू 1/R2 होगा। यस सर। तो यहाँ से आई वन क्या लिख सकते हैं? 1/R1 डिवाइड R1 बाई 1 by 1/R1 R1 plus 1 by R2 into I. इंटू आई, आई वन प्लस आई टू। यस सर। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या और आई टू अगर लिखना हो तो 1/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू आई। ठीक है, ये वाला चीज याद रखो, बहुत जगह काम दे सकता है। 1 बाय अगर प्रोपोर्शनल में है, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी है, तो A1 इज टू A2 हम लिख सकते हैं B1 इज टू B2, और A1 लिखना हो तो लिख सकते हैं B1 बाई जो भी है, यहाँ पे रेसिप्रोकल में रहे तो उसको वैसे ही, और इधर A1 प्लस A2। क्लियर है? Yes sir. यस सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इजी इजी। RAB कितना है? सो 4 ठीक है, 4 ऊपर वाले सबका आ गया? Yes sir. दिवांशु, ये दिवांशु सर एक मिनट कैलकुलेशन कर रहा कैलकुलेशन। इसमें सीरीज पैरेलल दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ? तो 6 सर, ओम नीचे वाले का। दोनों है हम्म, सर। वहां से ए से पहला वाला ज्वाइंट तक सीरीज, फिर उसके बाद वहां पे सर 6 टू नीचे। और 4 वहां पे सीरीज में, फिर 3 पैरेलल, और फिर नीचे में 3 पैरेलल। ठीक है, किधर से सॉल्व करना शुरू करोगे? यहाँ से हमें पीछे से देखेंगे, ये दोनों क्या है? सीरीज में दिख रहा है देवांशु? यस सर। तो इन दोनों का क्या आ जाएगा? 6 ओम। यस सर।
ठीक है, ये 6 और ये 3, ये दोनों आपस में पैरेलल दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो फिर से सर्किट बना देंगे। दिख रहा है तभी बोलो। दिख रहा है सर। ठीक है, ठीक है, तो 6 और 3 का 2 आएगा। 6 और 3 का निकालेंगे यस तो सर। 6 पैरेलल में 6 3/9 ये आएगा, यानी कि 2 ओम आएगा। ठीक है, तो 2 ओम आया, तो 2 ओम और फिर ये 4 सीरीज में, 4 2 6 3 2, फिर इसका 4 ओम आ जाएगा। सबका आ रहा है? इसका 6 आ रहा है। इसका 6, 12 6 है, ये दोनों पैरेलल है, इनका कितना आ जाएगा? 4। 4। 4 ओम। 6 और 4 ये दोनों आपस में सीरीज दिख रहे हैं। 10 10 10, 5 5। 5 और 7 12, 12 6, फिर 12। से 4 4 2 6, यानी कि आर ए भी इसमें कितना दिख रहा है? 6 ओम। यस सर। किसी को नहीं समझ आ रहा होगा तो पूछ लो। अंशिका? यस सर, आ गया समझ में। ठीक। फिर से आर ए भी निकालना है। सो वो कनेक्टिंग वायर है, वाइट हाँ, लाइन जो। ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टिंग वायर है। तो 7 ठीक है, ये सर 7। ठीक है, 7 आएगा। यहाँ पे ये जो आर, अगर यहाँ पे हम बोले कि P और Q दो पॉइंट्स हैं, तो P और Q के बीच में ये कनेक्टिंग वायर डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब दो पॉइंट्स के बीच में ये कनेक्टेड है तो ये हम बोलते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है। इस दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्टली एक कनेक्टिंग वायर से कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ऑफ P जो होगा पोटेंशियल ऑफ Q के बराबर हो। किसी को दिक्कत? अब पोटेंशियल P और Q का बराबर होगा तो ये जो 4 ओम वाले रेजिस्टेंस जो दो दिख रहे हैं और ये दो वाले दिख रहे हैं, इसमें क्या करंट जीरो होगा? यस बोलो। सर। ठीक है, करंट इन अदर टू ब्रांचेस विल बी जीरो। जब करंट ही नहीं है तो दोनों रेजिस्टेंस यहाँ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। तो ये दोनों और ये नीचे वाले दो ओम दोनों को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमें इस इधर वाले पूरे ब्रांच में दिख रहा है कि एक 2 ओम है और एक 4 ओम है। 4 2 6 3 2, और फिर हमें आर ए बी अगर फाइंड करेंगे तो इसमें कितना दिख रहा है? 7 ओम। क्लियर है? यस सर। सारा 4 4 4 ही है। ठीक है, 20 वोल्ट है। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच।
ठीक है, हर ब्रांच में करंट फाइंड करना है। सर 3 ओम के अक्रॉस 20/3 एम्पियर, और जो दोनों 4 ओम वाला पैरेलल में दोनों के अक्रॉस 5/3, और जो एक और 4 ओम है उसमें 10/3। ठीक है, यहाँ पे हमें करंट सिर्फ पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें So, यहाँ पे कितना बीच करंट होगा, आर बीच इक्विवेलेंट पता करके कितना करंट होगा हम पता कर 20 सकते by हैं। ठीक है, और ऊपर वाले 10 by ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ करंट पूछ रहा है, तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि 20 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल हम 0 मान लेंगे, तो यहाँ का 20 होगा, ये 0, Yes. ये 20, ये 0, तो ये 20। ठीक है, अगर ऐसा है तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा होगा, 20/3। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऊपर वाले में देखें तो ये 4 4 2 हो जाएगा 6, टोटल रेजिस्टेंस जो है 6 ओम है, तो इसमें कितना जा रहा होगा 20/6। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, 20/6। तो यहाँ पे आके हम इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, या फिर जैसा कि ऊपर था वैसा कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसके क्रॉस, इस 4 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, जैसे मन वैसे। लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में जो है इक्वल इक्वल ही जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 20/12 जा रहा होगा और इधर भी 20/12 जा रहा होगा, Yes, Yes. sir. बोल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है, तो इक्वल है तो सेम सेम जा रहा होगा। ठीक है, अब इसे कट करके जितना भी आ जाए। Yes, sir. करंट फाइंड करना है सब में। तो जो हम्म, ओम और 2 बीच ओम के वाला। नीचे एक रजिस्टर है, क्या, जो 6 ओम और 2 ओम के बीच में जो रजिस्टर है। अच्छा 3, हो गया। तो 8/9, 16/9, 4/3, 8/3 और 4 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं।
सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट देख रहे हो कितना आ रहा है, 10। So 8। 10. ठीक है, 8 4 12, 12 6 4, 4 2 6, और 6 और 3 2, 10 आ रहा है। सबका आ रहा है 10 ओम। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करंट बोले तो ये करंट कितना होगा, 40/10, 4 एम्पियर। 10 एम्पियर यहाँ से आ रहा है। तो इधर वाला जब हम किए थे तो इधर ऐसा ब्रांच हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें 4 एम्पियर बहता हुआ आया, और ये 3 ओम है। इधर बाकी सबको हमने जब सॉल्व किया था तो 6 ओम आया था, ऐसे ही आया था। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट डिवाइड करेंगे तो इसमें से कितना करंट जा रहा होगा, So 4 ampere. करंट। ठीक है, तो करंट अगर हम ऐसा लिखे थे I1 इक्वल टू 1/R1 डिवाइड बाई आर 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू आई, यही आया था। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखो तो R2/R1 प्लस R2 इंटू आई आ रहा है, यही आ रहा है 2 के लिए। ठीक है, यानी कि अगर हमें 6 में निकालना है तो 3 ऊपर रहेगा, 3/9 इंटू 4, यानी कि इधर कितना जाएगा 4/3, और इसमें कितना आ जाएगा 8/3। 6/9 इंटू 4, यानी कि 8/3। किसी कोई दिक्कत, यानी कि हम यहाँ से देखें तो इसमें कितना आएगा 8/3। 8/3। अब इन दोनों में 4/3 है, यानी कि इस वाले पार्ट को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें कितना दिखेगा, ऐसा ब्रांच दिखेगा, इधर की तरफ एक है और इधर की तरफ एक है। ये 8 4 12 ओम है और ये 6 ओम है, और इसमें से करंट कितना जा रहा था 4/3। क्लियर है। यहाँ से अगर 8/3 आया, इसमें से इधर 4 गया है, तो इसमें कितना हो गया तो हम बता ही सकते हैं 2 वाले में। बोलो कितना 4/3। होगा इसमें, So 4/3। 4/3 आ रहा है। some होगा. 4/3 प्लस 8/3, ठीक है 4/3। हमें इस दोनों ब्रांच में निकालना रह गया, जो कि ऊपर वाला में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें निकालना चाहें, इस वाले में, तो इस वाले में निकालेंगे आई, तो कितना आ जाएगा 6/18 इंटू 4/3, तो 4/9। 4/9। इसमें अगर निकालेंगे तो 12/18 इंटू 4/3, यानी कि 8/9 ये आ रहा है। यानी कि हमें यहाँ से करंट दिख जा रहा है कि इसमें कितना आ रहा है 4/9 एम्पियर, एंड इसमें आ जा रहा है 8/9 एम्पियर। क्लियर है। Yes. So ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे देखते हैं। सर वहाँ पे 5 वायर का जंक्शन है। हाँ, सर वहाँ पे 5 वायर का जंक्शन है। कहाँ पे 5 होगा, सर वहाँ पे 5 वायर का जंक्शन है। तो यहाँ ना यस सर। 1 2 3 4, हाँ समझ सकते हो। ठीक है, सब में करंट फाइंड करना है।
सर पहला वाला 3 ओम पे 10 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर और 5 एम्पियर, उसके बाद 2.5 एम्पियर और 2.5 एम्पियर, उसके बाद 1.25 एम्पियर और 1.25 एम्पियर। ठीक है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करें तो कितना आ रहा है? 5 ओम। सबका आ रहा है 6 है तो 3 हो जाएगा, 3 3 6 2, 6 3 2, 2 2 4 4 2 3 5 ओम। सबका आ रहा है 5 ओम। Yes, sir. So 5 ओम यानी कि इससे अगर करंट हम देखेंगे बैटरी, जिससे भी बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ से 10 ओम 10 एम्पियर का करंट जा रहा हो, 10 जाके यहाँ से डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर भी जब सॉल्व करे होगे तो 6 6 2 3 नहीं 6 6 3 3 6 2 4 ही आया होगा, तो इधर से 5 ही गया होगा और इधर से कितना गया होगा? 5 एम्पियर। किसी को दिक्कत? ठीक है। जब इस 10 by कहाँ पे? तो वो सबसे ऊपर वाला देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर में हमने जब सॉल्व किया था तो 3 3 6 आ रहा है और नीचे वाले में 3 है, तो इसमें जाएगा तो कितना जाएगा? 6/3 into 5 तीन आया था, कितना हो जाएगा? ऊपर 6, 6/9 into 5 यही आएगा, तो 2 3 10/3। 10/3। ठीक है, इधर से 10/3, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 में से 10/3 गया तो कितना होगा? 5/3। यस अब ये 5/3 दोनों तरफ इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल इक्वल क्या होगा? 5/6 एम्पियर और इधर भी 5/6 एम्पियर। ठीक है, सारे ब्रांच में हमें दिख गया करंट। इसमें यहाँ पे जो है दोनों एक पॉइंट नहीं है, लेकिन हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखे हैं, तो उसमें करंट कितना होगा ये बताना है। सिर्फ एक 3 ओम है, बाकी सब 6 ओम है। हाँ, तो 4 एम्पियर हो रहा है। सर वहाँ पे करेक्ट है, तो सर वो सीरीज में कर देगा कॉम्बिनेशन को। किससे सीरीज में? सर वो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग वायर है, तो सर जो 6 और 3 पैरेलल और जो 6 6 है और जो दोनों कॉम्बिनेशन उसको सीरीज में कर देगा। तो आर इक्विवेलेंट तो आ गया होगा कितना? 6 3 2 3 5 ये सर 5 4 ओम एम्पियर 5 ओम। ठीक है, यहाँ से करंट 4 एम्पियर। यस सर। अब आगे कैसे करोगे? सर वो सीरीज नहीं मान सकते उसे, अगर आपस में अगर दोनों कनेक्ट है तो। ऐसा कर रहे हो? यस सर। हाँ, ऐसा करेंगे तब तो डायरेक्ट इसमें 4 कहेंगे ना, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, कनेक्टिंग वायर है, तो करंट कुछ होगा।
ठीक है, ये वाला चीज सही है, हम लोग ऐसा करके आर इक्विवेलेंट पता कर लिए हैं, लेकिन ये दोनों को ऐसे हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में हमें ऐसा कनेक्शन दे रखा है। सर हाँ सर 2/3 एम्पियर। ठीक है, ऐसा करेंगे कि 4 एम्पियर जा रहा है तो इधर से भी कितना आ रहा होगा, 4 एम्पियर। ठीक है, हम तो जानते हैं कि यहाँ पे दोनों पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से हम सारे में करंट डिवाइड कर सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से 2 एम्पियर और यहाँ से 2 एम्पियर आया होगा। इधर की अगर हम बात करें तो 4 आके 2 में डिवाइड हुआ, पैरेलल में है फिर सीरीज में है, तो इन दोनों में डिवाइड हुआ होगा, तो इधर कितना गया होगा, 3/9 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 4/3 एम्पियर। और इधर 4 माइनस 4/3, 8/3। ठीक है, तो यहाँ से हमें आई फाइंड करना है, तो यहाँ पे फिर केसीएल लगा लेंगे। इस पॉइंट पे आया कितना, 4/3, यानी कि यूजिंग केसीएल एट अपर नोड पे हम लगा रहे हैं, तो 4/3 इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग जो है 2+I है, तो यहाँ से हमें आई मिल जाएगा कितना, 4/3 -2, यानी कि -2/3 एम्पियर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा। ठीक है, इसमें हम वो जो राइट वाला 6 है उसके जगह 12 कर दिए होते तो कितना करंट आता, यानी कि यहाँ पे हम 12 कर दिए होते तो 0। जीरो हो जाता, क्यों, गेहूं पत्थर भर देते हैं। सर ये क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए ना प्लीज। ठीक है, जैसे कि इस x पॉइंट को बोल रहे हैं और ये x पॉइंट है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि ऐसा हम देख सकते हैं कि इन दो पॉइंट, यानी कि ये जो a पॉइंट बोल रहे हैं, a और x के बीच में ये दोनों पैरेलल में है, और x और b के बीच में ये दोनों पैरेलल है, तो हम ऐसा आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। आर इक्विवेलेंट यस। में कोई दिक्कत, ठीक है। नो अब सर। इसमें ओवरऑल करंट यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है, तो हमें इस ब्रांच में यानी कि इसमें आई फाइंड करना है, वहां पे कनेक्टिंग वायर है, तो हम उसे सॉल्व करने के लिए और कुछ भी सॉल्व करना होता तो हम इन दोनों को एक पॉइंट मान के हम ऐसा सर्किट बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है। लेकिन चूंकि हमें ये दोनों पॉइंट सेम ही और उसमें कनेक्टिंग वायर था, उसमें करंट पूछ रखा है, तो हम ऐसा नहीं बना के अलग अलग सर्किट नहीं कर सकते, नहीं एज्यूम कर सकते। बाकी कुछ भी सॉल्व करना होता तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जा रहा है, ये पॉइंट तो इस दोनों पॉइंट को मिला ही रहा था। ठीक है, यानी कैसा था, ठीक है, तो हम इन दोनों ब्रांच में करंट फाइंड कर लिए, तो ऊपर वाले में हमने फाइंड करा तो 4/3 आया और इधर से 2 एम्पियर आया। 2 क्यों बोले, क्योंकि ये भी 6 है, ये भी 6 है, यहाँ से 4 जा रहा है, इक्वल है, पैरेलल में है, तो दोनों में इक्वल करंट बहा होगा। ठीक है, तो इधर से दो, तो अब इस नोड पे हमने देखा तो आया 4/3, इधर गया 2, तो इधर आई यही फाइंड करना है, तो उसे यस हमने सर। इससे लगा के सॉल्व कर लिया। क्लियर है, यस सर। ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, V इंटू आई। पावर क्या लिखते हैं हम लोग, एनर्जी पर यूनिट टाइम। यस सर। ठीक है, कोई भी अगर एक कंडक्टर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 से लेके V तक, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी कि एनर्जी कैरी कर रहा है, यानी कि वर्क डन हो रहा है, तो यही वर्क जो है E इंटू वी लिखते हैं, और यही वर्क जो है ये क्या है, एनर्जी है। एनर्जी या तो स्टोर्ड हो या यूज हो या फिर ट्रांसफर हो, जो भी एनर्जी, तो यहाँ से अगर हम पावर कहेंगे तो पावर और कुछ नहीं, वर्क डन बाय टाइम होगा, यानी कि जो भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के अभाव में, पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, यानी कि
अगर बैटरी में है तो केमिकल रिएक्शन वर्क कर रहे हैं, कंडक्टर में है तो जो भी बैटरी प्रोवाइड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से एक्सटर्नल जो वर्क है वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे जा रहा है। तो वर्क डन बाई टाइम हम लोग बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ई बोल रहे हैं एक के लिए, अगर टोटल चार्ज क्यू होता तो हम क्यू बोलते, तो यहाँ से हम इसे क्या यूज कर सकते थे, क्यू भी बाई टाइम। अब हम जानते हैं कि चार्ज एवरेज की बात कर रहे हैं तो क्यू बाई टी जो होता है करंट होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई इंटू वी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, आई जो होता है, भी जो होता है आई आर होता है, तो इसे हम आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, या फिर वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। तो ये जो होता है ये हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मैंने कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है डिफिनीशन क्या है, तो बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जितना भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, रेट ऑफ जो एनर्जी है या फिर एनर्जी प्रोवाइड पर यूनिट टाइम जो है वही है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। पावर इजकल टू अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो वी आई बोल सकता है, स्क्वायर आर बोल सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर बोल सकते हैं। चार्ज अगर चार्ज और टाइम दे रखा हो, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्यू वी बाई टी लिख सकते हैं। सारा चीज सेम ही है। ठीक है, यहाँ से अगर हम उल्टा पूछा जाए एनर्जी, एनर्जी अगर हमसे पूछा जाए तो हम P इंटू टी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो P इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, P इंटू टी लिख सकते हैं, कि ऐसा भी लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा टी। जितना टाइम में दिया हो उतना टाइम के लिए ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि एनर्जी सप्लाइड हो, एनर्जी लॉस हो, जो भी लिखना हो। जैसे हो सकता है कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में से पावर इतना खर्च हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, तो उसमें हम लोग एनर्जी लॉस लिखेंगे, हीट लॉस बोलते हैं। बैटरी के केस में लिखेंगे कि बैटरी इतना पावर सप्लाई कर रहा है तो एनर्जी यूज बोलेंगे कि बैटरी ने इतना एनर्जी प्रोवाइड किया। ठीक है, इसी से आता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये सारे चीज जो था 10th में जितना था उतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे। जूल हीटिंग इफेक्ट में ऐसे लिखते थे, लॉस इन हीट, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही लिखते थे। यस सर। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, यही जो है हीट जनरेटेड है। अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट टी टाइम तक अगर हम फ्लो कराते हैं तो इतना हीट जो होता है जनरेट होता है, इतना हीट जो है लॉस होता है। फिर एक यूनिट हम लोग यूज करते हैं कमर्शियल यूनिट, वो क्या होता है, 3.6 किलोवाट आवर। जूल्स। ठीक है, यस सर, KWH यूज किलोवाट। करते हैं ना, किलोवाट आवर। ये जो होता है कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं उस लेवल का। ठीक है, अगर बल्ब रेटिंग 100 वाट और 220 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ है, बोलो। तो सर थोड़ा ऊपर 220 कीजिएगा, वोल्ट का छूट पावर गया। सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। 100 वाट यानी कि पर एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी खर्च होगा, ये सब सर चीज तो एनर्जी पता है के ना। फॉर्मूले के बाद और ऊपर नहीं सर। इन सब में किसी को दिक्कत नहीं ना है तो पूछ लो।
हो गया। यस ठीक है, ये अगर रेटिंग की बात कर रहे हैं 100 वाट 220 वोल्ट, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट्स bulb is consuming 100 joule per second if working at potential difference of 220 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं भी बल्ब पंखा किसी चीज का अगर रेटिंग दिया हुआ है, ये घर में भी अगर देखोगे तो 11 वाट का बल्ब है, आजकल 7 वाट का एलईडी ये सब जो आता है, 7 वाट 11 वाट ये सब चीज आता है। पहले जो गोल वाला मिलता था वो रहता था 100 वाट का। तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 100 वाट 220 वोल्ट है तो घर का सप्लाई हम जानते हैं 220 वोल्ट का आता है। तो 220 वोल्ट पे अगर हम 100 वाट वाले को चलाएंगे तो 1 सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? यस ठीक है, तो ये चीज दिया है, तो हमें बोल रहा है डिटरमाइन फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, सेकेंड करेंट कितना बह रहा होगा, एंड थर्ड सप्लाई। हो गया। सर सर पहले एक एक का सेकंड सर, 484 ओम और दूसरे सेकंड 5 का बाई 11 100 एम्पियर, तीसरे का ठीक है, हमें P और V दे रखा है, R पूछ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, यानी कि 220 इंटू 220 बाई 100। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। यस सर। यस सेकेंड करंट पूछ रहा है, पावर पता है भी है, तो आई इक्वल टू पी बाई वी यूज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10/22 एम्पियर। थर्ड लास्ट का अब पूछ 25 लास्ट में बोल रहा है कि अगर 110 वोल्ट जो है पावर सप्लाई हो, यानी कि ये हमें क्या बोल रहा है? वी दे रखा है तो पावर पूछ रहा है। तो पावर है, रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस कितना आ गया है? 22 इंटू 22, तो पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि 110 इंटू 110 बाई 22 इंटू 22। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 25 वाट। 22 बच्चे 110 होता है, 5 5 से 25 दिख रहा है। यस ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे बैटरी है, बैटरी कैसे वर्क करता है, ये चीज थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस भी करे थे।
ऐसा ही कुछ रहता है कनेक्शन, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, ये बल्ब है। अगर हम लोग इस वाले पार्ट को देखना चाहें तो ये वाले पार्ट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस पार्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोअर पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हायर पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है। जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन था, चलते चलते जब इस पोजीशन तक आया, इधर से घूम के आ रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे आया तो लोअर पोटेंशियल पे पहुंच गया है, ठीक है। इसके आगे का कहानी क्या होगा वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होगा तुम लोग बताओ। इलेक्ट्रॉन थका हुआ है, उसको एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऐसा पढ़े थे कि अगर ये कंडक्टर है, इसमें ऐसा बैटरी से अगर हम कनेक्ट करे हैं तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से यहाँ तक एनर्जी दे के आया और यहाँ पे अपना सारा एनर्जी लूज कर दिया। ये कनेक्टिंग वायर है, सबका पोटेंशियल सेम है, तो इसमें मूव करने के लिए इसे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, हम ऐसे ज्यूम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ तक आ गया है। लेकिन जब यहाँ के लोअर पोटेंशियल पे पहुंचा, यानी कि यहाँ पे जब पहुंचा, तो इस लोअर पोटेंशियल से इस हायर पोटेंशियल पे आने में हमें इस पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब भी ये आ पाएगा, क्योंकि ये हमें क्या दिख रहा है, लोअर पोटेंशियल पे है और ये जो है हायर पोटेंशियल पे है, और हम पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर आसानी से जाएगा, लेकिन लोअर से हायर जाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस लोअर से हायर जाने के लिए फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में, वही जो है एक्स्ट्रा एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा कि ये जो चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज जिसे मान रहे हैं, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चला जाए। अगर हम इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर रहे होते तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो हायर पोटेंशियल पे अभी हमें दिख रहा होता। खैर, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो एक्सटर्नल यानी केमिकल रिएक्शन जो है, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, ये कुछ वर्क कर रहा है, यानी कि यही जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि यहाँ से हम बोल रहे हैं वर्क डन बाय जो एफ एक्सटर्नल हम बोल रहे हैं, इट इज द एनर्जी सप्लाइड टू चार्ज, सप्लाइड टू चार्ज, ठीक है, चार्ज को जो है ये एनर्जी सप्लाइड हो रहा है, ठीक है, और यही जो एनर्जी है फिर चार्ज लेके ऊपर तक जाएगा। तो पहले के जमाने में जो था, इससे लोग जो है फोर्स समझते थे कि वर्क डन बाय फोर्स है, तो इसलिए बोलते थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ कहा जाता है, मोस्टली इसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल inside बैटरी, ठीक है। जो डिफिनीशन दिख रहा है पढ़ रहा है कि हम बोल रहे हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड अ बैटरी, यानी कि लोअर जो इलेक्ट्रोड है जो लोअर पोटेंशियल पे है, वहां से हायर पोटेंशियल तक ले जाने की बात कही जा रही है। और हम ये जानते हैं कि ये जो चीज है ये और कुछ नहीं पोटेंशियल है, इसका जो यूनिट होगा वो वोल्ट ही होगा, और हम लोग इसे पोटेंशियल ही मानेंगे, ठीक है।
यहाँ पे भले ही नाम में फोर्स आ रहा है, जो आज तक ना सुना हो, अगर यूनिट पूछा जाए तो न्यूटन बता के आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो पोटेंशियल की बात की जा रही है, और ये जो है ईएमएफ ई रिप्रेजेंट कर रहा जा रहा है, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी सप्लाइड की बात कर रहे हैं, इसे ही हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो कि एक यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जा रहा है। बात को बोलो। यस सर। यस सर। हेलो, इतना में कोई दिक्कत? आवाज में से चल गया था, इसलिए नहीं सुनाई दिया आप क्या पूछे। ठीक है, बोल रहे हैं कितना समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। ठीक है, यानी कि केस 1 हम कह रहे हैं ऐसा है कि ये हमारा बैटरी है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? अब इतना तो हम समझ गए कि इसे हमें यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब उस चार्ज को ले जाने के दौरान जो इसमें फ्लूइड होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वो कुछ उसको अपोजिशन भी क्रिएट कर रहे होंगे, अपोज कर रहे होंगे। ठीक है, यस विस्कोसिटी की वजह से, जो भी रीजन हो, थोड़ा बहुत अपोजिशन होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि देयर इज सम opposition in moving charge। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी होगा। हाँ इंड्यूस्ड चार्ज जो इलेक्ट्रोड। हाँ, इंड्यूस चार्ज की वजह से भी, आयंस भी होंगे उसकी वजह से, जिस भी वजह से, हमें उतना वजह से नहीं जाना है। इतना तो समझ आ रहा है कि थोड़ा बहुत अपोजिशन होगा इन मूविंग चार्ज, इज टर्म्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, और इसे स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, यह इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो हम लोग बैटरी को रिप्रेजेंट जब करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, ईएमएफ और ये आर, ये टोटल जो है ये हमें बैटरी रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, तो ये जब इस दो एंड यानी कि इन सबको कंबाइंड करने के बाद ए और बी पॉइंट को ले रहे हैं, तो वी ए बी जब लिखेंगे तो ये हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी है। ठीक है, बैटरी के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बोलते हैं, तो हम इस पूरे इफेक्ट को बोलते हैं ए और आर को लेकर। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें जो करंट बह रहा है, जो आई इसमें बह रहा है, वो हम यहाँ पे पहला केस में 0 ले रखे हैं। तो अगर हम भी ए बी लिखना चाहें, यानी कि वी ए माइनस वी बी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? तो हम केवीएल से हम बोल सकते हैं कि वी ए माइनस ई, करेंट तो 0 जा रहा है, यानी कि माइनस 0 इंटू आर इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी जो होगा वो कितना होगा? ईएमएफ के बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। या फिर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल केस में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मानते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता तब भी ये ईएमएफ ई होता, जिसे हम लोग डायरेक्टली भी लिखते हैं और आज तक वही यूज करते आए हैं। ठीक है, बैटरी लिख के भी लिख देते हैं, तो हम यही मानते हैं कि वो आइडियल बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है,
यानी कि केस 1 हम बोले I 0 है, तब केस 2 अगर हम आइडियल ले तो 0, यानी कि ये किसके लिए है, तो आइडियल बैटरी। ठीक है, आइडियल बैटरी रहेगा तब भी ईएमएफ जो होगा VAB के बराबर होगा, जैसे हम डायरेक्टली V से लिख देते हैं। ठीक है, आज तक हम लोग यही यूज करते आए हैं, आगे अब हम लोग को वो भी मिल सकता है। केस 3 ऐसा हमें बैटरी मिल सकता है कि ऐसा बैटरी हो और इसमें से जो करंट बह रहा हो ऐसा करंट बह रहा हो, यानी कि इस डायरेक्शन में से करंट कुछ बह रहा है। ये ईएमएफ E है, इसका R है, हमें पोटेंशियल A और B का पता करना है। तो VAB अगर हम इस केस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? VA माइनस E प्लस IR इक्वल टू VB लिखेंगे, यानी कि VA माइनस VB जो हो जाएगा वो E माइनस IR दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसे हम लोग यहाँ पे V लिखेंगे, तब ये इसका बैटरी का पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF माइनस तो IR। आयर हाँ तो पॉजिटिव होगा। बोलो। यस यस ठीक है, एक KVL से लिख रहे हैं ऊपर वाला स्टेटमेंट, यस जो अभी हम लोग ऊपर लिखे थे ना। ठीक है, तो यहाँ से VA माइनस VB इस चीज को ही हम लोग आज तक लिखते आए हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो है इतना वोल्ट जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो जा रहा है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता तो बैटरी हमारा पूरा का पूरा EMF प्रोवाइड कर रहा होता। यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा पोटेंशियल जो है ड्रॉप कर रहा है करंट I into R, तो इस केस में धीरे धीरे अगर जो भी है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो केस है इसमें करंट जो है यहाँ हायर से निकल रहा है और लोअर की तरफ आउटर सरफेस में जा रहा है, आउटर सर्किट में हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है। तो ये जो केस है ये हम लोग बोलते हैं कि इट इज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। ठीक है, यानी कि करंट अगर ऐसा बैटरी से फ्लो कर रहा होगा, यानी कि उसके हायर पोटेंशियल से निकल रहा होगा या फिर टर्मिनल पोटेंशियल निगेटिव टर्मिनल पे खत्म हो रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो बैटरी है ये धीरे धीरे अब डिस्चार्ज हो रहा है। केस 4 हमें ऐसा सिचुएशन मिल सकता है कि ये बैटरी हो और करंट इसमें से जो बह रहा हो ये ऐसा बह रहा हो। बहुत जगहों पे हमें देखा भी होगा, अभी क्वेश्चंस करे हैं तो, कि करंट बैटरी के ये हायर पोटेंशियल से इन हो रहा है और लोअर पोटेंशियल से निकल रहा है। इस केस में अगर हम लिखते हैं, लेट से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो VA माइनस E प्लस इधर से इधर जा रहे हैं हायर टू लोअर, इसमें माइनस आएगा, सॉरी इसमें सही है। इसमें लोअर हायर प्लस ठीक है, इसमें माइनस ठीक है, यहाँ पे VB, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो VA माइनस VB जो आएगा वो E प्लस IR आ रहा है। तो ये जब हम V लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू V, तो इस केस में हमें V इक्वल टू दिख रहा है E प्लस IR, यानी कि अब EMF में थोड़ा बहुत एडिशन हो रहा है पोटेंशियल का धीरे धीरे। तो ये जो है हमारा चार्जिंग का केस है, ये चार्जिंग ऑफ बैटरी का केस है। ठीक है, इस केस ऐसा अगर करंट बह रहा है बैटरी के थ्रू तो हम बोलेंगे कि बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक है, कभी सेल्स पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है। टेन एम्पियर आवर का मतलब क्या है? सर आवाज कट गया।
जैसे में लिखा हुआ मिल सकता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 10 एम्पियर आवर। सर आवाज कट के आ रहा है। बस मीनिंग के आगे अब लिखा हुआ है। अच्छा, आगे अब सर एक सर्किट में 10 एम्पियर करंट बह रहा है, तो सर 1 घंटे में कितना चार्ज फ्लो हुआ उस सर्किट में? सर वो ठीक एचआर है, लिखा मतलब हुआ है। हाँ आवर है, आवर। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम 10 एम्पियर करंट यूज करेंगे तो 1 आवर में खत्म हो जाएगा। 1 एम्पियर यूज करेंगे तो 10 आवर में खत्म होगा। ठीक है, 2 एम्पियर अगर हम यूज करेंगे तो कितने में खत्म हो जाएगा? 5 आवर में खत्म हो जाएगा। तो ये चार्ज का यूनिट नहीं है कौन सा? सर, एम्पियर आवर? है तो उसी का, लेकिन ये बैटरी का है कि बैटरी पे लिखा हुआ रहता है कि इतना एम्पियर आवर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो। तो ठीक जैसे है, बल्ब का रेटिंग रहता है वैसे ये बैटरी का रेटिंग है। हाँ, तो बल्ब का है कि इतने वोल्ट पे हम चलाएंगे तो कितना एनर्जी खर्च करेगा, वैसे ही यहाँ पे है कि हम इतना एम्पियर उससे निकालते रहेंगे तो कितना देर चलेगा। तो सर करंट चार्ज से भी रिलेट कर सकते हैं टोटल चार्ज। सर टोटल क्या? चार्ज बैटरी में कितना है? आवाज नहीं आ रहा है। सर डायरेक्टली रेट कर सकते हैं ना चार्ज से। करंट को ना, ये सर जैसे कि इसमें टोटल चार्ज बैटरी। हाँ कर सकते हैं, जैसे कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया। करंट क्या है? टाइम में एवरेज करंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा वहां से, उस चीज को है। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं ई आर, यानी कि इसका एम एफ ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, फाइंड करंट सेकेंड पावर आउटपुट थर्ड ठीक है, पावर आउटपुट का मतलब है कि आर कितना, जैसे लोड रेजिस्टेंस कितना पावर खर्च कर रहा है।
तो हो गया। तो थर्ड का r इक्वल्स टू 0 होगा। साफ आवाज नहीं आया। नहीं, पहला कितना आएगा? So E by R plus R. दिख रहा है दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस R प्लस आर, ई बाई आर प्लस आर। सेकेंड क्या क्वेश्चन था? So पावर E आउटपुट square by R plus R. आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, Yes. करंट आई बह रहा है, आर के क्रॉस निकालना है, तो ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। थर्ड हमें बोल रहा है कि क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन आर एंड आर सो दैट पावर आउटपुट इज मैक्सिमम। तो ये पावर हमारा So मैक्सिमम होना power चाहिए। output R के across में लिखा हुआ है. हाँ, तो आउटपुट जो है ये लोड है, तो लोड के क्रॉस ही ना आउटपुट मिलेगा हमें। अगर हम पंखा चलाना चाहते हैं तो पंखा के क्रॉस कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, वही हमारा आउटपुट है। Yes. So जब ठीक है, करंट पे तो डिपेंड कर रहा है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जितना करंट होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो लॉस में जा रहा है ना हमारा, उससे हमें थोड़े कुछ फायदा मिल रहा है, तो उसे हम आउटपुट में कंसिडर करेंगे क्या? नो सर. ठीक है, वो तो हमारा फालतू का है, वो ना रहता तो ज्यादा बेहतर था। सर r इक्वल्स टू r। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो भाई सेल का है, मेन है कि हम बाहर वाला रेजिस्टेंस कितना रखेंगे कि पावर हमारा मैक्सिमम हो। ठीक है, यानी कि हमें निकालना क्या है? रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो ये स्मॉल आर मान लेते हैं सेल का है, तो ये गिवन है, तो आर हम कितना रखें, यानी कि बाहर वाला आर हम कितना रखें ताकि हमारा ऐसा पावर जो है मैक्सिमम हो। तो हम क्या लिखेंगे? डीपी बाई डी आर फाइंड करेंगे कंडीशन के यस लिए। सर. ठीक है, तो डीपी बाई डी आर तो सॉल्व करके कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ। ये स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, u बाई वी का टर्म हम यूज कर सकते हैं, तो नीचे आ गया r प्लस आर का 4। क्या है? So R is equal to minus R. यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ पे अपर वाला r, इसका करेंगे तो 2
आर तो प्लस माइनस होगा आर। बीच में, हाँ माइनस होगा बीच में। अच्छा, So इसको capital R इक्वल टू जीरो variable कर है। देंगे। हाँ, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, आर प्लस आर कॉमन हो जा रहा है, आर आर प्लस आर माइनस 2r इक्वल टू जीरो। ये तो दोनों प्लस से जीरो होगा नहीं, यहाँ से हमें दिख रहा है कि आर इक्वल टू आर, यही कंडीशन होगा, इसे याद रखना है। एक रेजिस्टेंस हो या फिर कितना भी सर्किट में हजारों रेजिस्टेंस हो, मैक्सिमम पावर तभी होगा, यानी कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर 10 रेजिस्टेंस लगा हो तब भी नेट अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड करें और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये मैक्सिमम पावर का कंडीशन। अगर ऐसा है तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, ln स्क्वायर बाई 4r। ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर था, यानी कि 2r का स्क्वायर हम कर सकते हैं इंटू आर, यानी कि तो ई स्क्वायर बाई स्मॉल आर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे कि कैपिटल आर तो वेरिएबल है। स्मॉल आर में लिख लो, तो कितना हो जा रहा है, ए स्क्वायर बाई 2r 4r, ये आएगा। यस सर। yes so ठीक है, फिफ्थ क्या क्वेश्चन था, ग्राफ प्लॉट करना है पावर और आर का। तो इक्वेशन तो दिख ही रहा है, क्या होगा, so internal is इंटरनल तो फिक्स है, आर वेरिएबल है हर वाला, क्या है कैसे करवाएगा बताओ। तो इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा, आर इक्वल्स टू आर पे फिर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ जाएगा। मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, जब स्मॉल आर इक्वल टू आर हो जाए, यहाँ पे पी मैक्स आएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्या था, सिक्स भी था, मैंने नहीं देखा। सिक्स था ना, एफिशिएंसी। सिक्स्थ एफिशिएंसी फाइंड करना है, तो एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी मैक्सिमम पावर के लिए बोल रहा है, तो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट आउटपुट बाय इनपुट, यही ना होगा। पावर आउटपुट तो हम लोग मैक्सिमम निकाल ही चुके हैं, ये स्क्वायर हाफ है बाई क्या? 4r। ठीक है, इनपुट कितना है, पावर इनपुट हेलो, yes so
पावर ए इनपुट स्क्वायर कितना आ रहा है? सो ए स्क्वायर इनटू आर प्लस आर डिवाइडेड बाय आर आई प्लस आर स्क्वायर का होल इंटू स्क्वायर स्मॉल आर लिखेंगे ना? हाँ सो 2r हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आई जो था ई बाई तो ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर यानी कि 4r स्क्वायर इंटू 2r। ई स्क्वायर बाई 2r आ रहा है, यहाँ रखेंगे ए स्क्वायर बाई 2r तो आ जाएगा 1/2 यानी कि 50%। यस सर ठीक है, इसी में 7th फ्रॉम ग्राफ। सो इसमें हम लोग टोटल पावर जो दोनों रेशियोज के ऊपर कंज्यूम डिसिपेटेड हो रहा है सो वो निकालेंगे पावर जैसे इनपुट पावर इन मैक्सिमम पावर क्वेश्चन में दे रखा है कि मैक्सिमम पावर के लिए निकालना है। यस सर इनपुट इसमें हम लोग दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए अक्रॉस फाइंड करेंगे। हाँ मतलब जितना इनपुट दे रहा है उसको ले रहे हैं। यस सर ठीक है, फ्रॉम ग्राफ वी सी दैट फॉर गिवन पावर output there is two value of external resistance है। यस ठीक है, prove that product of this resistance equals R square। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, ये ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ पे बोल रहा है कि अगर ध्यान से देखो तो दो वैल्यूज के लिए आ रहा है, यहाँ से R1 ये R2 दो वैल्यू के लिए यहाँ पे पावर सेम मिल रहा है। ठीक है, दोनों पावर निकाल के दोनों का रेजिस्टेंस का मल्टीपल करेंगे तो बोल रहा है कि आर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए और प्रूफ करना है, तो उसे प्रूफ कर लेना। यस ठीक है, ठीक है, फिर आज के इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे सेल्स का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन वो हो जाएगा, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स फॉर फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है फिर। सो हाँ सो आप लोग अब बताने वाले थे इमेज फॉर्मूला। हाँ ठीक है, उसको बताएंगे एक दिन, देखे थे। ठीक है, यस सर उसको बता देंगे।